नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संवाद स्टूडियो में। आज हमारे साथ है सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। हरीश रावत जी से आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल पे। रावत जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ स्टूडियो में स्वागत। बहुत धन्यवाद। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, राम मंदिर जन्मभूमि का शिलान्यास पे किस तरीके की प्रतिक्रिया आप देंगे? और ये बहुत प्रसन्नता का विषय है और बहुत समय से प्रतीक्षित था। एक सर्वसम्मत न्यायिक निर्णय ने राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया, उसका शिलान्यास हुआ है और सारे देशवासियों के लिए प्रसन्नता का विषय है। और हम तो विशेष तौर पर, क्योंकि राजा रामचंद्र हमारे आराध्य देव भी हैं और उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये एक हृदय को में उल्लास भरने वाली घटना है। हमेशा से देखा जाता है कि बीजेपी ने हमेशा से इस चीज़ पे राजनीति की है और अब ये भी चीज़ें आ रही हैं कि लोग अगर जो कोई और अदर पार्टी का अगर जो राम का नाम ले रहा है तो बीजेपी उस पर बोल रही है कि अब राजनीति कर रहे हैं, अब मंदिर जब हम बना रहे हैं तो उसके बाद ये अब राजनीति कर रहे हैं, इस तरीके से। देखिए, राम तो सबके थे, तो राम को यदि कोई भी मोनोपोलाइज करने की कोशिश करेगा, उन पर एकाधिकार बनाने की कोशिश करेगा, तो राम उसको दुत्कार देंगे। राम तो सबरी के भी राम थे और राजा दशरथ के भी राम थे। वो संसार त्यागी विश्वामित्र और वशिष्ठ के भी राम थे। तो जो है वो जो उनसे दुश्मनी का भाव रख रहे थे उनके भी श्री राम थे। तो राम तो सर्वव्यापी थे और सबके दिलों में वास करने वाले थे। तो ऐसे राम को आप किसी एक के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? तो राम को तो सबके साथ जोड़ना पड़ेगा, यही राम की महत्ता है। और उस महत्ता को कम करने का कोई भी प्रयास करेगा तो उसकी निंदा होगी। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया, लेकिन आप लगातार कह रहे हैं कि हम भी उसको एक कदम आगे मानते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की, हमने बधाई भी दी मुख्यमंत्री को, लेकिन राजधानी का अर्थ होता है सरकार वहाँ होनी चाहिए। तो जब देखना चाहता हूँ कि गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सरकार पहुँची या नहीं पहुँची। शीतकालीन सरकार तो यहाँ देहरादून में दिखाई देती है। आप कांग्रेस अगर जो भविष्य में सत्ता में आती है तो हमेशा स्थायी राजधानी की मांग हो रही थी, तो क्या कांग्रेस गैरसैंण को स्थायी राजधानी के तौर पे हमारी पार्टी ने कहा है हम सत्ता में आएंगे तो स्थायी राजधानी बनाएंगे। और मैं समझता हूँ हमको साथ साथ राज्य के लोगों से 2-3 साल का रोड मैप भी मांग लेना चाहिए, क्योंकि कम से कम 2-3 साल लगेंगे वहाँ पर स्थायी राजधानी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में। देश बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा है, कोरोना चल रहा है, लंबे समय से लॉकडाउन रहा है। आपने लगातार इस चीज़ को उठाते रहे कि कोरोना से तो हम निपटेंगे, लेकिन जो इसके बाद आने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो बेरोज़गारी है, उसके लिए सरकार को एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपने इस चीज़ पे कई बार सरकार का ध्यान भी खींचना चाहा, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने निरंतर इस बात को उठाया है, अलग अलग तरीक़ों से उठाया है। मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि रोज़गार के अवसर बढ़ाने की तरफ कोई ध्यान राज्य के लोगों नहीं जा रहा है और आर्थिक संसाधन कैसे जुटेंगे उसकी तरफ भी राज्य सरकार का ध्यान नहीं है। और यदि ध्यान है तो उन्होंने लोगों को अभी विश्वास में नहीं लिया है। ये एक बड़ी कठिन चुनौती है, बल्कि कोरोना से लड़ने से ज़्यादा कठिन चुनौती जो है, जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो आर्थिक दुर्दशा हो रही है देश की, उससे लड़ना है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करने की आवश्यकता है, जो अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो लगता है कि राज्य सरकार की पहल में केवल कोरोना से लड़ना सम्मिलित है। आर्थिक और बेरोज़गारी के मोर्चे पर लड़ना उनकी प्राथमिकता में नहीं है। अगर जो आप इस वक्त निर्णायक भूमिका में होते उत्तराखंड प्रदेश में, तो आपकी क्या प्रमुखताएं रहती? आप किस तरीके से जो आप बात कह रहे हैं, मैं किसी काल्पनिक बात के आधार पर नहीं कहना चाहता कि मैं होता तो मैं ऐसा कर देता, लेकिन यहाँ का कोई भी मुख्यमंत्री है तो उसको एक हिस्से को लगाना चाहिए जो कोरोना का मुकाबला करे और
लोगों के जीवन की रक्षा करे, और दूसरे हिस्से को लगाना चाहिए जो लोगों के रोज़गार की रक्षा करे, लोगों के पेट के सवाल का समाधान निकाले। तो ये हो नहीं रहा है, काम ऐसे बटे हुए दिखाई नहीं दे रहे। आप लगातार शुरू से जो अब एक नारा दिया गया है लोकल फॉर वोकल, आप शुरू से इस चीज़ में लगे रहे हैं। कोदा, झंगोरा, मंडवा, चूलू, अखरोट, इस तरीके की चीज़ों को आपने प्रमोट किया है। जो मैंने उस वक्त पहल की थी वो अब एक अच्छा दिशा में जा रही है। तो देखिए, समय होता है। जिस समय मैं ये बातें कह रहा था वो आपदा से उभरे हुए राज्य से कह रहा था, तो लोगों को लगता था कि हमारे पास इससे बेहतर संभावनाएं हैं, हम क्यों नहीं बेहतर संभावनाओं की बात करें। तो इनको वो छोटी पहले मान रहे थे। लेकिन जब आज लोगों को दिखाई दे रहा है कि चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं, रोज़गार के अवसर सूख रहे हैं, अर्थव्यवस्था डमाडोल है, तो ऐसे में हमारी ये छोटी पहलें आज बहुत बड़ी मार्गदर्शक पहलुओं के रूप में दिखाई दे रही है। वैसे कोई भी राज्य हो या कोई भी देश हो, यदि वो ज़मीन पर चलता है तो उसका जो आर्थिक विकास का जहाज होता है वो काफ़ी ऊंचाई तक उड़ता है, और जो ज़मीन पर नहीं रुकते हैं तो वो बहुत अल्पकालिक होता है। इसलिए लोकल चीज़ों पर, उसमें लोकल खान पान, संस्कृति, भाषा, उत्पाद, हस्तशिल्प, सब संस्कृति सब सम्मिलित है। कांग्रेस को लगातार मजबूत करने की आप कवायद करते रहते हैं, तो यूथ को जोड़ना बहुत ज़रूरी उसमें होता है। लेकिन काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया पे भी मैंने कई चीज़ें देखी, जो पहाड़ी हुआ है वो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है, या फिर जो कांग्रेस है वो उन पर विश्वास नहीं जता पा रही है और उसका गुस्सा वो सोशल मीडिया पे निकाल रही है। नहीं, कांग्रेस तो पूरा विश्वास जता रही है युवा पे। जो है ये हो सकता है युवा बीच में मोदी जी के नारों पर, दूसरी चीज़ों पर बड़े आकर्षित रहे हैं, लेकिन अब इस समय मोदी जी के कार्यकाल में जो सबसे पीड़ित कोई है, सबसे ज़्यादा किसी के सपने बिखरे हैं, तो वो हमारा नौजवान ही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि नौजवान फिर से कांग्रेस के साथ बड़े पैमाने पर जुड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिन्होंने हमसे जो राजनीतिक घटनाक्रम है उन पर बात की।